हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 का जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम जनरल एंट्री बना पाएंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम समझते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। और जिन्होंने भी मेरा पिछला वीडियो जो कि मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन का बनाया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक के पूरे सॉल्व करके मैंने आपको बता दिए हैं। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इसमें आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग को समझना। हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, तो इससे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि बताइए ये कौन सा अकाउंट है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में हम देखेंगे कि 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। तो पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ये 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, पर्सनल अकाउंट को फर्दर 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, पर्सनल अकाउंट में फर्दर 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो बात करें नेचुरल पर्सनल अकाउंट की, तो कौन से अकाउंट को हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे? जैसे कि हम और आप एक नेचुरल पर्सन हैं, ठीक है। तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे आप देखेंगे राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, अमित अकाउंट, ऐसे जो एक इंसानों के जो अकाउंट होंगे, जैसे मेरा हो गया, आपका हो गया, तो वो सारे अकाउंट किस में आएंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल, ये राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, जैसे कि मेरा नाम है अमित, तो अमित अकाउंट। तो जो व्यक्तियों के नाम से जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि आर्टिफिशियल है, मतलब कि इंसानों के द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि हमने पिछले क्लासेस या पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो अकाउंट होते हैं वो 2 टाइप के बनते हैं, एक सेविंग अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में हम क्या करते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बचत खाता। और वो हम अपने नाम से खुलाते हैं और हमारा जो भी इनकम है उसमें से हम एक्सपेंस करते हैं और जो बचा हुआ सेविंग रहता है उसको हम सेविंग अकाउंट में डालते हैं, इसलिए उसका नाम क्या रहता है? सेविंग अकाउंट। और जो बिजनेस पर्सन होते हैं वो कौन सा अकाउंट खुलाते हैं? करेंट अकाउंट खुलवाते हैं। क्यों खुलवाते हैं? क्योंकि उसमें डेली बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं और सेविंग अकाउंट में वैसा नहीं कर सकते। तो बिजनेस पर्सन एक करेंट अकाउंट खुलवाता है और वो करेंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेस के नाम से होता है या इंडिविजुअल उसके नाम से भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा एकेडमी है, गुरुकुल एकेडमी, तो वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, मेरे द्वारा एक बनाया गया एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो हमने उसके नाम से एक करेंट अकाउंट खुलवा के रखा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? गुरुकुल एकेडमी लिमिटेड, तो वो कहलाएगा आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। वैसे ही अगर मैं बात करूं टाटा लिमिटेड, टाटा लिमिटेड क्या है? टाटा एक कंपनी है, तो वो कोई पर्सन, नेचुरल पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, किसी इंसान के द्वारा बनाया गया है वो। तो आप समझ पा रहे होंगे आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलेंगे? तो जैसे कि टाटा लिमिटेड, या फिर हम बोल सकते हैं रिलायंस लिमिटेड। क्या रिलायंस कोई आदमी है क्या? नहीं, रिलायंस एक कंपनी है। तो वो कंपनी के नाम से अगर अकाउंट खुला गया है तो वो क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। वैसे ही मैं अपने एकेडमी का नाम लिखता हूं, ये गुरुकुल एकेडमी लिमिटेड। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। किसके द्वारा बनाया गया है? मेरे द्वारा बनाया गया है। मैं कौन हूं? तो मैं हूं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और ये गुरुकुल एकेडमी लिमिटेड क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये मेरे द्वारा बनाया गया है।
ठीक है। अब आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। आजकल लोग अधिकतर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में, तो व्हाट्सएप में आप देखे होंगे आप लोगों का एक फैमिली का ग्रुप होता होगा जिसमें आपके सारे के सारे फैमिली मेंबर उसमें रहते हैं और उस ग्रुप का नाम मान के चलिए फैमिली ग्रुप है। तो वो फैमिली ग्रुप जो है वो व्हाट्सएप में वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वो पूरे के पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान के चलिए आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे उस स्कूल में आप लोग 5-10 लोग या जितने भी पूरे स्कूल के क्लास के जितने भी बच्चे हो, आप लोग एक पर्सनल अपना ग्रुप बना के रखे हो ताकि उसमें आप लोग अपना पर्सनल बात कर सको। तो वो ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वो ग्रुप क्लास 11th के बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। उसी प्रकार रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट अकाउंटिंग में कैसे होता है? मान के चलिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं 10 लोगों से 10 अलग अलग व्यापारियों से मैं उधारी में सामान खरीदा हूं। ठीक है। तो मैं जिनसे उधारी में सामान खरीदा हूं वो मेरे लिए क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर कहलाएंगे। तो मैं सभी का क्रेडिटरों का अलग अलग नाम ना लिखने के बजाय मैं क्या करूंगा? उनको एक नामों से रिप्रेजेंट करूंगा जो कि क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर एक कैसा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहां पर ये क्रेडिटर भी आ जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं अपने बिजनेस में बहुत सारे लोगों को मैं उधारी में सामान देता हूं और सभी मेरे लिए क्या कहलाएंगे? डेटर कहलाएंगे। जब मैं सामान उधारी में बेचता हूं तो वो जो लोग रहते हैं जो उधारी में सामान खरीदते हैं वो मेरे लिए क्या कहलाते हैं? डेटर कहलाते हैं। तो उनको मैं अलग अलग नामों से नाम रिप्रेजेंट करके मैं उनको डेटर नाम से रिप्रेजेंट करूंगा, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा? डेटर आएगा। और मान के चलिए जैसे कि सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको समझना ये क्यों आएगा? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब कि आप जानते होंगे वेतन, कुछ मेरे पास 50 एम्प्लॉय है मेरे बिजनेस में और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू हो गया है पैसा। उन लोग वो जितने भी एम्प्लॉय हैं मेरे लिए काम कर चुके हैं लेकिन मैं उनको पैसा सैलरी नहीं दिया हूं, तो वो क्या कहलाता है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू हो गया है लेकिन दिया नहीं हूं। तो बहुत सारे मेरे कंपनी में या मेरे बिजनेस में 50 एम्प्लॉय हैं और 50 एम्प्लॉय को मेरे को सैलरी देना है, दिया नहीं हूं, तो उनको मैं अपने अकाउंटिंग में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो उनको मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। ठीक है। जिन जिनका सैलरी बचा होगा, ना कि मैं इंडिविजुअल का नाम लिखूंगा। तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है वो क्या कहलाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। या फिर हम बोल सकते हैं प्रीपेड रेंट। ठीक है। मेरी बहुत सारी आउटलेट है, मेरा एक बिजनेस है जिसके बहुत सारे अलग अलग दुकान हैं। ठीक है। और मैं क्या किया हूँ? सभी दुकान में मैं एक एडवांस में रेंट पे कर दिया हूँ। तो मैं अलग अलग ना लिखने के बजाय उसको किस नाम से मैं बोलूँगा? तो मैं बोलूँगा प्रीपेड रेंट। तो ये क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक चीज़ और समझना, जहाँ पर प्रीफिक्स या सफिक्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ इनकम, ठीक है, इनकम, यहां पर मैं लिख रहा हूं अनअर्न्ड इनकम, या फिर मैं अनअर्न्ड कमीशन लिख रहा हूं, अनअर्न्ड कमीशन का मतलब ये होता है मेरे को पहले से कमीशन मिल गया है जिसको मैं अभी कमाया नहीं हूं, काम नहीं किया हूं। ठीक है। वो मेरे को पहले से मिल गया है। इसका भी एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि अनअर्न्ड कमीशन या फिर अनअर्न्ड इनकम। अगर मैं इसको इनकम लिखूं तो आप समझना अनअर्न्ड इनकम। जैसे कि हम जियो का रिचार्ज करवाते हैं 799 का, अब वो जियो कंपनी के लिए क्या है? वो अनअर्न्ड इनकम है। अनअर्न्ड इनकम क्यों है? क्योंकि आज हम रिचार्ज कराए हैं, क्या वो हमको सर्विस कब तक के देगा? हमको 3 महीने तक के सर्विस देगा, तब जाके वो अर्नड इनकम होगा जो वो कमाया है। अभी वो कमाया नहीं है, वो पहले से पैसा ले लिया है, हमको 3 महीने सर्विस देगा, उसके बाद वो उस पैसे को कमाएगा। इसलिए ये क्या है? अनअर्न्ड इनकम। रिलायंस के लिए वो क्या होगा? अनअर्न्ड इनकम होगा। ठीक है। उसके बाद एक होता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब ये होता है कि आप काम कर लिए हैं लेकिन आपको पैसा नहीं मिला है। जैसे कि मान के चलिए एक बिल्डिंग है जिसको पेंट करना है, वो पेंट कर लिया है, ठीक है, वो बिजनेसमैन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, पूरा पेंट करके उसको दे दिया है, लेकिन उसको अभी तक पैसा नहीं मिला, तो वो क्या कहलाता है? एक्रूड इनकम।
तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को समझने के लिए आप ये ध्यान रखना कि जिसको पूरे के पूरे लोगों को हम रिप्रेजेंट करें वो क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि क्रेडिटर, डेटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, अनअर्न्ड इनकम, एक्रूड इनकम। तो जहां पर प्रीफिक्स या फिर सफिक्स में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड, एक्रूड ये सारे अगर वर्ड आते हैं तो आप आंख बंद करके बोल देंगे कि वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। चलिए अब बात करते हैं रियल अकाउंट के बारे में। तो रियल अकाउंट भी दो पार्ट में डिवाइड है। इसके अंदर भी दो चीजें आते हैं। पहला होता है इनटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स, और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। आपको पता होगा टेंजिबल एसेट किसको बोलते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, ऐसे एसेट्स। और एसेट का मतलब क्या होता है, जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। अगर मेरी बातें अभी भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो मेरा पुराना वीडियो, पिछला वीडियो आप देखिए, हो सकता है आप मेरी वो सारे वीडियो देखकर आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो टेंजिबल एसेट किसको बोलते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, ऐसे एसेट्स को। इनटेंजिबल मतलब हम जिसको छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और ओवरऑल एसेट किसको बोलते हैं, जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प कर रहा है, वो सारे के सारे क्या हैं, एसेट है। अगर मैं बात करूंगा मेरे लिए क्या एसेट है, तो मेरे लिए ये बोर्ड क्या है, एसेट है। यहाँ पर जो चेयर्स लगे हुए हैं वो मेरे लिए एसेट है। ये जो फर्नीचर, फैन वैन लगे हुए ये सारे मेरे लिए एसेट्स हैं। तो एसेट का मतलब कि जो कि बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करे, वो सारी सभी की सभी चीजें क्या कहलाती हैं, एसेट कहलाती हैं। और उसके टाइप्स होते हैं दो, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। तो रियल अकाउंट में कैसे एसेट्स आएंगे, तो टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल आएंगे, और ऐसे आएंगे जो कि 1 साल से ज्यादा तक के बेनिफिट हमको दे, 1 साल से ज्यादा तक के बेनिफिट दे। ठीक है, याद रखना आप, ये जो डेटर होता है, डेटर भी एसेट्स होता है, लेकिन ये जो डेटर होगा वो एक एक्सेप्शनल है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा, ना कि आपका एसेट्स में। क्लियर है? ठीक, तो अब टेंजिबल एसेट्स की हम बात करते हैं, जैसे कि हो गया लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, स्टॉक, हमारा जो स्टॉक है जिसको हम परचेस किए हैं सेल करने के लिए, ठीक है, और कैश, ये सारे हमारे क्या हैं, टेंजिबल हैं, हम इसको छू सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स में आते हैं, तो इनटेंजिबल एसेट्स क्या होगा, गुडविल, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है, पेटेंट हो गया, पेटेंट। तो इनटेंजिबल एसेट्स को समझते हैं। गुडविल क्या होता है, तो जैसे कि मान के चलो ये मैं एक पेन बनाता हूं और इसकी कीमत मेरे को बनाने में 5 रुपए लगती है, और इसको मार्केट में मैं बेच रहा हूं, अमित पेन ऐसे करके नाम लिखकर मैं इसको बेच रहा हूं। ठीक, और ये मार्केट में मैं 6 रुपए में बेच रहा हूं, तो बहुत मुश्किल से लोग खरीद रहे हैं, और चलो सस्ता है भाई खरीद लेते हैं, ऐसे करके कुछ लोग इसको खरीद रहे हैं। और यही पेन मैं फिर दोबारा बनाया, और इसकी जगह अगर मैं कैमलिन नाम लिख दूं, ठीक है, कैमलिन, या फिर कोई अच्छा महंगा जो ब्रांड है उसका नाम लिख दूं, और मैं इसको 20 रुपए में बेचूं, तो क्या बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बिल्कुल बिकेगा। क्यों? आप बोलोगे इसमें ब्रांड लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रांड लिखा हुआ है तो ये तुरंत बिक जाएगा, क्योंकि कैमलिन क्या है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है और लोगों को पता है, और वो कई सालों से इस बिजनेस में है, तो वो अच्छा ही प्रोडक्ट बनाएगा, तो लोग खुशी खुशी उसको पैसे देंगे। तो किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं, तो उसका नाम के पैसे दे रहे हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं 10 रुपए का, जैसे कैडबरी है, कैडबरी बनाने में लगता है 10 रुपए, लेकिन वो बेच रहा है 80 रुपए में, आप खुशी खुशी कैडबरी लेके खाते हैं, कभी ये नहीं बोलते इतना महंगा कैसे। क्यों? वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है, और जहां भी आप कैडबरी सुनेंगे, देखेंगे, आप तुरंत उसको बाय कर लेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं गुडविल का, जैसे कि आपके घर के आसपास डोमिनोज खुला, डोमिनोज, ठीक है, पिज्ज़ा ऐड आता है पिज्ज़ा का, और जैसे ही आपके घर के पास खुला, आप लोग सभी के सभी चले गए, पूरा परिवार चले गया डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने के लिए। क्यों? क्योंकि टीवी में आप ऐड देखे हैं, उसका ब्रांड वैल्यू है, और बहुत लोगों से आप सुने हो, और आप भी दूसरे जगह किसी और ब्रांच में खा के देखे हो, उसका टेस्ट अच्छा होता है। अगर वही मान के चलिए, अगर घर के आसपास अगर कोई XYZ पिज्ज़ा कॉर्नर खुल गया, तो क्या आप जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि उसका नाम सुने ही नहीं हो, उसका ब्रांड वैल्यू ही नहीं पता है।
तो आप ये चीज़ को समझो कि किसी का नाम होता है ब्रांड नेम, तो लोग उसको ज़्यादा परचेस करते हैं और उसको, उस कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट किस कारण से हो रहा है? तो उसकी गुडविल के कारण। और गुडविल कैसे बनता है? तो लंबे समय तक अगर काम करते रहोगे किसी एक क्षेत्र में और क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सर्विस आप देंगे तो बिल्कुल वो गुडविल में बदल जाएगा। ठीक है, तो गुडविल ये इनटेंजिबल होता है, आप इसे छू नहीं सकते, आप इसे महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार ट्रेडमार्क होता है, उसी प्रकार कॉपीराइट और पेटेंट। तो कॉपीराइट को समझते हैं। कॉपीराइट मतलब मान के चलिए मैं एक बुक बनाया, उस बुक में पूरा हर चैप्टर लिखा, नोट्स बनाया, क्वेश्चंस आंसर सारे में लिखा। अब मैं क्या किया, गवर्नमेंट सरकार के पास जाके उसको मैं क्या करवा लिया, कॉपीराइट करवा लिया। इसका मतलब ये है कि अब मैं उसको मैं ही प्रिंट करके बेच सकता हूं, कोई दूसरा नहीं बेच सकता। ठीक है, क्योंकि मेरा इतना मेहनत लगा है। तो एक बार वो बुक बन गया और उसके बाद मैं जितने भी प्रिंट होते जाएंगे, मतलब मैं ही प्रिंट करूंगा और उसको सेल करूंगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरी बनाई हुई चीज है। तो वो कॉपीराइट भी क्या है, एक हिसाब से आपका गुडविल है जिसे आप छू नहीं सकते। बात करें पेटेंट की, तो पेटेंट जैसे कि कैंसर का मैंने एक दवाई बना दिया, लेबोरेटरी है मेरे पास और लेबोरेटरी में मैंने एक बढ़िया दवाई बना दिया जिसको खाने से कैंसर खत्म हो जाता है, पूरा जड़ से खत्म हो जाता है। और मैंने क्या किया, उसको पेटेंट करा लिया। पेटेंट मतलब रजिस्टर करवा लिया गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट से मैंने रजिस्टर करवा लिया। इसका मतलब ये है कि अब वो दवाई सिर्फ मैं ही बना सकता हूं और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि कई सालों की मेहनत के बाद मैंने उसका इलाज का इजाद किया है, उस फॉर्मूले को मैंने बनाया है। तो मैं लंबे समय तक के क्या होऊंगा, उसी दवाई को मैं बनाऊंगा और प्रॉफिट अर्न करूंगा। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट अर्न किस लिए हो रहा है, उस पेटेंट के नाम से हो रहा है। इसलिए पेटेंट क्या है, एक आपका इंटेंजिबल एसेट्स है। क्लियर है? और ये 1 साल से ज्यादा तक के हमको क्या करता है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो ऐसे रियल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो आपका टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स आएंगे जो हमको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करे। एक्सेप्शनल आप डेटर को नहीं लेंगे। डेटर किस में आएगा, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। क्यों? क्योंकि डेटर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जिन से हमको पैसा लेना है उन सारों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से हम डेटर को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में लिखते हैं। अब आते हैं हम नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट में फर्दर ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो नॉमिनल अकाउंट में पूरे के पूरे आपके जितने भी इनकम होंगे और जितने भी बिजनेस में एक्सपेंस होंगे वो सभी चीज आपका किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं इनकम, तो इनकम का हम लेंगे सेल। जब हम सेल करते हैं तो हमको क्या होता है, इनकम होता है। या फिर हम हमारा बिजनेस है जहां पर हम एक दुकान छोटा सा किराए पर दिए हुए हैं, तो उससे हमको रेंट रिसीव हो रहा है। तो रेंट रिसीव हो रहा है हमारे लिए क्या है, वो इनकम है। इसलिए किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। और हम बोल सकते हैं डिस्काउंट रिसीव। जब हमको डिस्काउंट रिसीव होता है तो हमारे लिए वो क्या है, बेनिफिट है। तो डिस्काउंट रिसीव भी किस में आएगा, इनकम में आएगा। इनकम होता है तो ये क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और कमीशन हमको मिला है और हम क्या लिख सकते हैं, तो सेल हो गया, रेंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, कमीशन हो गया, डिविडेंड हो गया, डिविडेंड रिसीव। तो ये सारी जितने भी आपको वो वर्ड को आप पढ़ना, जो भी आपको समझ आ रहा है कि ये इनकम है, सारे के सारे किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। अब एक्सपेंस की बात करें तो ये परचेस क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, तो किस में आएगा, नॉमिनल में। जैसे कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वहां पर रेंट पे हैं तो रेंट पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल। सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी पेड, तो सैलरी पे कर रहे हैं वो एक्सपेंस है, नॉमिनल में आएगा। और हम लिखते हैं कार्टेज मतलब कि होता है भाड़ा। जब भी हम बिजनेस की कोई सामान जब परचेस करते हैं तो ट्रांसपोर्ट में मंगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, कार्टेज। तो कार्टेज जब भाड़ा पे करते हैं हमारे लिए एक्सपेंस है, किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और क्या लिख सकते हैं हम, डिस्काउंट गिवन है ना, डिस्काउंट हम दिए हैं। जब हम डिस्काउंट देंगे तब हमारे लिए वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। ठीक है, डिस्काउंट हम किसी को दे रहे हैं तो हमारे लिए नुकसान है, एक्सपेंस है, तो किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और उसके बाद हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे या इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे किए हैं,
या टेलीफोन बिल हम पे किए हैं तो वो सारे हमारे एक्सपेंस है। ठीक है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है 3, नेचुरल पर्सनल और आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसके बाद रियल अकाउंट में टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट, और नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस और जितने भी इनकम है वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। चलिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग को कैसे पहचाना जा सकता है। चलिए हम 10 क्वेश्चंस लेते हैं और आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले वो आएंगे तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज कीजिएगा और आप खुद से बना के देखिएगा। अगर आपके 10 में से 10 मार्क्स पूरे आ जाते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं बन रहे हैं तो इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से आप जवाब दीजिए कि ये पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है, और उसके बाद चेक कीजिएगा कि आपको 10 आउट ऑफ कितना मिला है और मेरे को कमेंट करके बताइएगा। इससे मेरे को ये समझ आएगा कि हमारे जो स्टूडेंट है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कितना मेरी बातों को समझ रहे हैं। इससे क्या होता है, हमको मोटिवेशनल मिलता है। ठीक है, हमको भी ज़रूरत होती है मोटिवेट होने की, समझ रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या होगा, ये होगा टेंजिबल एसेट है, तो टेंजिबल एसेट है तो ये आएगा रियल अकाउंट में। उसके बाद रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड क्या है, ये तो आर्टिफिशियल पर्सनल है, तो आर्टिफिशियल पर्सनल किस में आएगा, ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, तो ये है पर्सनल अकाउंट। उसके बाद बात करें रेंट एक्सपेंस, खर्चे हैं, जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर किस में आते हैं, आपका नॉमिनल अकाउंट में, तो ये आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर क्या है यार, टेंजिबल एसेट है, किस में आएगा, रियल अकाउंट। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव होना हमारे लिए एक प्रकार से इनकम है, तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा नॉमिनल में, नॉमिनल अकाउंट में। उसके बाद शिखा अकाउंट, शिखा तो ये तो लड़की का नाम है ना, शिखा लड़की का नाम है, तो ये किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, तो ये आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क ये है इनटेंजिबल एसेट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये है रियल अकाउंट। उसके बाद HDFC बैंक, HDFC बैंक क्या है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये कोई आदमी है क्या, नहीं। और HDFC बैंक अकाउंट मतलब कि ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो हम इसको बोलेंगे ये है पर्सनल अकाउंट। ठीक, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर सिर्फ सैलरी लिखा रहता तो वो एक्सपेंस होता, ठीक है, सैलरी, लेकिन आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, कहीं भी आपको क्या बोलते हैं प्रीफिक्स या सफिक्स में आगे या पीछे आपको आउटस्टैंडिंग, अर्नड या फिर एक्रूड या फिर प्रीपेड ऐसे सब वर्ड दिखाई देंगे, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो ये भी क्या होगा, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और ये किस में आएगा, तो ये आएगा पर्सनल अकाउंट में। उसके बाद बात करें सैलरी, सैलरी एक्सपेंस है, तो ये आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट। तो अक्सर एग्जाम में 1-2 मार्क्स के ये पूछे जा सकते हैं कि आप बताइए कि ये कौन सा अकाउंट है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि कौन कौन सा अकाउंट है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू।